हेलो बच्चों, नमस्कार। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे आपके क्लास 11th के आरोह बुक के काव्य खंड का चैप्टर 6। चैप्टर का नाम है चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती, जिसके राइटर हैं त्रिलोचन जी। तो आइए सबसे पहले त्रिलोचन जी का छोटा सा परिचय देखते हैं, उसके पश्चात हम लोग चैप्टर को पढ़ेंगे। प्रगतिशील काव्यधारा के सशक्त हस्ताक्षर त्रिलोचन जी का जन्म उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले के चिरानी पट्टी गांव में सन 1917 में हुआ, 1917 में हुआ। इनका मूल नाम वासुदेव सिंह है। इन्होंने अनेक रचनाएं किए हैं, जैसे धरती, गुलाब और बुलबुल, दिंगत, शब्द, अमोला, मेरा घर, जीने की कला, देशकाल इत्यादि। इसके अलावा उन्होंने और बहुत सारी रचनाएं किए हैं। इन्हीं रचनाओं के कारण से इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, श्लाका सम्मान दिया गया और महात्मा गांधी पुरस्कार भी इनको दिया गया। तो ये तो रहा इसका सामान्य सा परिचय। इसके पश्चात हम आगे बढ़ते हैं चैप्टर की ओर। चैप्टर का नाम है चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती। चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती। तो यहां पर चंपा एक लड़की का नाम है। चंपा एक लड़की का नाम है जो एक ग्वाले का बेटी है, ग्वाले की बेटी है। ग्वाले मीन्स जो पशुओं को चराते हैं, है ना, उसको बोला जाता है ग्वाला। तो उसकी बेटी है, वो पढ़ी लिखी नहीं है। काले अक्षर, अक्षर का मतलब होता है अक्षरों को, वर्ड को, शब्द को नहीं चिन्हती। चिन्हने का मतलब होता है नहीं चिन्हती, मतलब नहीं पहचानती है। ठीक है। इस चैप्टर में त्रिलोचन जी ने ग्रामीण अंचल में फैले हुए निरक्षरता के बारे में बताने का प्रयास किया है, और यह निरक्षरता किस प्रकार से देश के लिए अभिशाप होता है उसको बताने का प्रयास किया है। साथ ही साथ त्रिलोचन जी ने यह भी बताया है कि ग्रामीण अंचल के लोग जो है किस तरह से पलायन करते हैं, काम के लिए पलायन करते हैं। एक अपने गांव से वो दूसरे शहर की ओर पलायन करते हैं, उनको अपने परिवार को छोड़ करके पलायन करना पड़ता है, काम की तलाश में उनको शहर जाना पड़ता है। तो उसी के बारे में इन्होंने इस चैप्टर में बताया है। ठीक है। तो हम आते हैं अब चैप्टर में। पहली काव्यांश है चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती, मैं जब पढ़ने लगता हूँ वह आ जाती है, खड़ी खड़ी चुपचाप सुना करती है। उसे बड़ा अचरज होता है इन काले चिन्हों से कैसे ये सब स्वर निकला करते हैं। चंपा सुंदर की लड़की है, सुंदर ग्वाला है, गाय भैंसे रखता है। चंपा चौपायों को लेकर चरवाही करने जाती है। यहाँ पर संदर्भ में आपको लिखना है बुक का नाम, चैप्टर का नाम और राइटर का नाम। प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 के काव्यखंड चैप्टर 6 चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती से लिया गया है, जिसके राइटर त्रिलोचन जी हैं। इसके प्रसंग में हम लिख सकते हैं कि प्रस्तुत काव्यांश में कविवर ने ग्रामीण अंचल में निरक्षरता या फिर ग्रामीण अंचल में फैले निरक्षरता के बारे में बताया है, और यह निरक्षरता देश के लिए अभिशाप है। इसका व्याख्या देखते हैं। बड़े ही सरल ढंग से लिखा है, बहुत ही सामान्य शब्दों का प्रयोग किया है कविवर ने। यहाँ पर बताते हैं कि चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती। चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती। अक्षर, ये अक्षर का मतलब होता है वर्ड, शब्द, और चिन्हती का मतलब पहचानती है, नहीं पहचानती है। वो काले काले अक्षर को नहीं पहचानती है। और यहाँ पर चंपा कौन है? चंपा एक लड़की है जो पढ़ी लिखी नहीं है। इनके पिताजी सुंदर नाम का है, सुंदर, इनके पिताजी का नाम है सुंदर, जो ग्वाला है, गाय भैंसों को वो चराता है। ठीक है। तो उसकी बेटी है चंपा, जो काले काले अक्षर नहीं चिन्हती, मतलब
बुक में लिखे हुए ये जो शब्द लिखे हुए हैं उनको वह नहीं पहचान पाती है, उसको पढ़ नहीं पाती है, तो उसके लिए यह काला अक्षर क्या है, केवल एक दाग धब्बा ही है। उसके लिए बोला जाता है कि काला अक्षर भैंस बराबर। तो उसी प्रकार से उस चंपा के लिए यह जो काला अक्षर है, यह जो काले अक्षर में जो लिखा गया कोई भी शब्द हो, उसके लिए किसी कागज में पड़ी दाग धब्बे से कम नहीं है। उसके लिए हर अक्षर हर शब्द दाग धब्बा ही है, कागज को खराब करना ही है, वह यह इस प्रकार से मानती है। तो उसी को बताते हैं कि चंपा काले काले अक्षर नहीं चिंती, उसको पढ़ने के लिए नहीं आता है। यहाँ पर कवि बता रहे हैं कि मैं जब पढ़ने लगता हूँ वह आ जाती है, खड़ी खड़ी चुपचाप सुना करती है, और जब मैं पढ़ने लग जाता हूँ, जब मैं काम करने लग जाता हूँ तो वो, या फिर मैं पढ़ रहा होता हूँ तो उस समय चंपा जो है मेरे पास आ जाती है और जो मैं पढ़ रहा होता हूँ उसको चुपचाप सुनती है, और उसको मेरे पढ़ने से बहुत ही आश्चर्य होती है, उसे बड़ा अचरज होता है। अचरज होता है मतलब आश्चर्य होता है। आश्चर्य क्यों होता है, इन काले चिन्हों से कैसे ये सब स्वर निकला करते हैं। वह यह सोचती है कि ये जो काले अक्षर है, जो शब्द हैं, इनको जब मैं पढ़ता हूँ तो वो यह सोचती है कि इन अक्षरों से कैसे कोई स्वर निकाल सकता है, आखिर यह क्या लिखा क्या है, ये दाग धब्बे हैं तो क्या है, इससे कोई आदमी जो है कैसे अपना स्वर अपना आवाज़ कैसे निकाल सकता है। इस प्रकार से वो आश्चर्य में पड़ जाती है, इन काले चिन्हों से कैसे ये सब स्वर निकला करते हैं। चंपा सुंदर की लड़की है। यहाँ पर कवि बताते हैं कि चंपा सुंदर की लड़की है और सुंदर ग्वाला है, वो गाय भैंसे चराता है। सुंदर ग्वाला है, गाय भैंसे रखता है। चंपा चौपायों को लेकर चरवाही करने जाती है। चंपा चौपायों को लेकर, चौपायों मतलब जिनका चार पाय हो, उसको पैर हो, उसको बोलते हैं चौपाया। और यहाँ पर चौपाया का मतलब गाय भैंसों को बोला गया है। चरवाही करने जाती है, चरवाही करने का मतलब वो गायों को वो चराने के लिए जाती है। ठीक है, तो इस काव्यांश में कविवर त्रिलोचन जी ने ग्रामीण अंचल में निरक्षरता के बारे में बताया है कि किस प्रकार से निरक्षरता है, और खासकर लड़कियों को भी लड़कियों को पढ़ने के लिए नहीं भेजा जाता है, उसके बारे में इस चैप्टर में, इस काव्यांश में बताने का प्रयास किया है। तो इसका व्याख्या हम एक बार देखते हैं। चंपा काले अक्षर नहीं चिन्हती। चंपा एक अनपढ़ लड़की है, वो पढ़ी लिखी नहीं है। वह काली स्याही में छपे हुए कोई भी शब्द अगर कोई लिखा हुआ है काले काले अक्षर को वो नहीं पहचान पाती है। उसको वह यह समझती है कि कागज में कोई दाग धब्बा, काले अक्षर में कोई दाग धब्बा पड़ा हुआ है, उसको पढ़ना लिखना नहीं आता है। तो कवि चाहता है कि कवि कहता है कि जब भी वह पढ़ने बैठता है, कवि जब भी पढ़ने बैठता है तो वह एक छोटी सी लड़की, जो सुंदर लड़की है, उसके पिताजी का नाम भी सुंदर है वैसे, उसके पास आ जाती है, और जब भी कवि पढ़ने लग जाता है तो वो चुपचाप उसकी आवाज़ को खड़ी खड़ी सुनने लग जाती है। फिर कवि की आवाज़ को सुन करके उसको बहुत ज़्यादा आश्चर्य होता है कि इन काले अक्षरों से ये अलग अलग तरह से आवाज़ कैसे निकाल सकते हैं। ये कवि के आवाज़ निकालने को वो सुन करके वो आश्चर्य हो जाती है। ठीक है, फिर इस प्रकार से नीचे यहाँ पर चंपा का परिचय देते हुए यहाँ पर कवि लिखते हैं, चंपा का परिचय देते हुए कहते हैं कि चंपा सुंदर नामक ग्वाले की लड़की है। सुंदर गाय भैंसों को रखता है, अर्थात मतलब वो गाय भैंसों को पालन पोषण करता है, चराता है उनको। चंपा उन चार पैरों वाले जानवरों को, अर्थात चंपा चौपायों, यहाँ पर चौपाया है ना, तो चार पैर वाले जानवरों को मतलब गाय भैंसों को वो चराने के लिए चारागाह ले जाती है, चराती है। ठीक है, अगला देखते हैं हम। अगला क्या है, चंपा अच्छी है, चंचल है, नटखट भी है, कभी कभी उधम करती है, कभी कभी वह कलम चुरा देती है। जैसे तैसे उसे ढूंढ कर जब लाता हूँ पाता हूँ, अब कागज गायब, परेशान फिर हो जाता हूँ। चंपा कहती है, तुम कागज ही गोदा करते हो दिन भर, क्या यह काम बहुत अच्छा है? यह सुनकर मैं हंस देता हूँ, फिर चंपा चुप हो जाती है। यहाँ पर संदर्भ वही रहेगा, प्रसंग में थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं कि यहाँ पर चंपा के चारित्रिक विशेषताओं का पर प्रकाश डाला गया है, उसके चारित्रिक विशेषताओं को बताया गया है, और उनके शरारतों को भी उनके शरारतों का भी वर्णन किया है कि इनके शरारत का
चंपा के शरारतों का भी वर्णन किया गया है यहाँ पर। ठीक है, तो व्याख्या में क्या होगा, चंपा अच्छी है। कवि बताते हैं कि चंपा अच्छी लड़की है, चंचल भी है, चुलबुली सी है, वो चुपचाप रहने वाली लड़की नहीं है, नटखट भी है, थोड़ा उपद्रवी भी है, उपद्रव करती है। नटखट का मतलब होता है उपद्रवी। चंचल, चंचल का मतलब चुलबुला, है ना, एक जगह स्थिर नहीं रहने वाली। ठीक है, कभी कभी उधम करती है। उधम, उधम मतलब शरारत करना। तो वो बताते हैं कि कभी कभी चंपा जो है शरारत भी करती है, कभी कभी कलम चुरा लेती है। कलम का मतलब पेन को वो चुरा लेती है। जैसे तैसे उसे ढूंढ कर जब लाता हूँ पाता हूँ अब कागज गायब, परेशान फिर हो जाता हूँ। यहाँ पर कवि बता रहे हैं कि चंपा स्वभाव से तो बहुत अच्छी है, चुलबुली भी है, वह एक जगह स्थित नहीं रहती है, शरारती भी है, कभी उधम मचाती है, कभी शरारत करती है, कभी कभी वह कवि के पास आती है तो उसका पेन भी चुरा करके ले जाती है। और जब कवि कैसे भी करके, जब जैसे तैसे करके अगर उस पेन को ढूंढ लेता है तो वो चंपा क्या करती है, फिर उसके कागज को वो चुरा करके ले जाती है, कागज को वो गायब कर देती है, कहीं भी ले जा करके छिपा देती है। इस प्रकार से शरारत चंपा करती है। चंपा इस प्रकार से शरारत कवि के साथ करती है, जिससे कवि जो है परेशान हो जाता है। परेशान फिर हो जाता हूँ, जिसके कारण से कवि जो है परेशान हो जाता है। तब यहाँ पर चंपा जो है क्या कहती है, ये देखते हैं। चंपा शिकायत करने के अंदाज में यहाँ पर कहती है। चंपा कहती है, तुम कागज ही गोदा करते हो दिन भर, क्या यह काम बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा है? यह सुनकर मैं हंस देता हूँ, फिर चंपा चुप हो जाती है। कागद, यहाँ पर ये कागद लिखा है, कागद का मतलब कागज ही गोदा करते हो। गोदा करने का मतलब उसमें गोदागादी करना, कुछ भी ऐसे लिखना। ठीक है ना, गोदना का मतलब लिखना। यहाँ पर वैसे छोटे बच्चे पहले क्या करते हैं, गोदागादी ही सीखते हैं, है ना। तो यहाँ पर चंपा कहती है कि तुम कागज ही गोदा करते हो दिन भर, क्या यह काम बहुत अच्छा लगता है? कवि से बोलते हैं चंपा, थोड़ा शिकायत करने के अंदाज में बोलती है, कागज पर ही आप लिखते रहते हो, क्या आपको यह काम अच्छा लगता है? फिर इस प्रकार से कवि चंपा की बातों को सुन करके हंस देता है। जब कवि हंसता है तो वो चंपा फिर चुप हो जाती है। और कवि के हंसने का मतलब यह है कि वह जो है चंपा के प्रश्न को वो टाल देता है, उसका वो जवाब नहीं देता है। ठीक है, आगे देखते हैं। तीसरी काव्यांश है, उस दिन चंपा आई, मैंने कहा कि चंपा तुम भी पढ़ लो, हारे गाढ़े काम सरेगा, गांधी बाबा की इच्छा है सब जन पढ़ना लिखना सीखें। चंपा ने यह कहा कि मैं तो नहीं पढ़ूंगी, तुम तो कहते थे गांधी बाबा अच्छे हैं, वे पढ़ने लिखने की कैसे बात कहेंगे, मैं तो नहीं पढ़ूंगी। यहाँ पर प्रसंग में आप लिख सकते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा की ओर ध्यान नहीं दिया जाता है। कवि चंपा को महात्मा गांधी का हवाला देते हुए पढ़ने के लिए भी कहता है। ठीक है, प्रसंग में लिखेंगे आप, ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा की ओर ध्यान नहीं दिया जाता है, और कवि चंपा को महात्मा गांधी का हवाला देते हुए पढ़ने के लिए भी कहते हैं। ठीक, व्याख्या क्या होगा, एक दिन चंपा आई, बड़े ही सरल शब्द का प्रयोग हुआ है। एक दिन चंपा आई, मैंने कहा कि चंपा तुम भी पढ़ लो। एक दिन जब चंपा जो है कवि के पास आती है तो कवि कहते हैं उनको कि अरे चंपा तू भी पढ़ ले, सारे हारे गाढ़े काम सरेगा। ये हारे गाढ़े काम सरेगा मतलब क्या होगा, कठिनाई में काम आएगा। अगर कभी भी तुमको कठिनाई होगी तो ये पढ़ाई लिखाई जो है तुम्हारी काम आएगी। हारे गाढ़े काम सरेगा का मतलब होता है कि कठिनाई में काम आएगी। आगे बताते हैं, गांधी बाबा की इच्छा है, और हमारा जो गांधी बाबा है मतलब महात्मा गांधी, महात्मा गांधी भी चाहते हैं कि सभी बच्चे पढ़ लिख लें। तो तुम भी पढ़ लिख लो, कभी भी कठिनाई में, कभी भी जरूरत के समय में ये तुम्हारी पढ़ाई लिखाई जो है काम आएगी। तब फिर आगे बोलते हैं यहाँ पर, सब जन पढ़ना लिखना सीखें। यहाँ पर गांधी बाबा की इच्छा है कि सब जन पढ़ना लिखना सीखें, सभी लोग पढ़ना लिखना सीख जाए, यही चाहते हैं। तब आगे चंपा ने यह कहा कि मैं तो नहीं पढ़ूंगी, तुम तो कहते थे गांधी बाबा अच्छे हैं, वे पढ़ने लिखने की कैसी बात कहेंगे, मैं तो नहीं पढ़ूंगी। अब यहाँ पर फिर शिकायत करने जैसे वो बोलती है ना, और बोलती है कि मैं इस बार नहीं पढ़ूंगी।
चंपा ने यह कहा कि मैं तो नहीं पढ़ूंगी, मैं तो पढ़ने वाली नहीं हूं, और तुम तो कहते हो कि गांधी बाबा अच्छे हैं। कवि से यह बोल रही है वो कि आप तो बोलते हैं कि गांधी बाबा अच्छे हैं, तो जब गांधी बाबा अच्छे हैं तो लोगों को पढ़ने लिखने कैसे बोल सकते हैं। बड़ा ही नादानी सा क्वेश्चन, नादान सा क्वेश्चन करती है ये चंपा जो है कवि से, कि अगर गांधी बाबा अच्छा है तो वो बच्चों को या फिर लोगों को कैसे पढ़ने लिखने के लिए कह सकते हैं। वे पढ़ने लिखने की बात करते हैं तो इसका मतलब वो गांधी जी अच्छे नहीं हैं। मैं तो नहीं पढ़ूंगी, मैं पढ़ने वाले नहीं हूं, इसलिए मैं नहीं पढ़ूंगी। ठीक है, इसका व्याख्या क्या होगा। जब एक दिन चंपा जब कवि के पास आई तो उससे पढ़ने की सलाह देते हैं। उसने चंपा को समझाया कि यह पढ़ाई लिखाई उसके कठिन समय में काम आएगी। महात्मा गांधी की भी इच्छा है कि देश के सभी लोग पढ़ना लिखना सीख जाएं, अर्थात देश के लोग शिक्षित हो जाएं। इस पर चंपा कहती है कि वह नहीं पढ़ेगी, उसे लगता है कि पढ़ना लिखना अच्छा काम नहीं है। फिर वह शिकायत भरे अंदाज में कहती है कि तुम तो कहते थे कि गांधी बाबा अच्छे हैं, तो फिर वो जब अच्छे हैं तो पढ़ने लिखने के लिए क्यों बोलते हैं। पढ़ने लिखने का काम अच्छा थोड़ी ना है। अगर गांधी बाबा अच्छे होते तो पढ़ने लिखने का काम नहीं बोलते, पढ़ने लिखने के लिए नहीं बोलते। इसलिए मैं नहीं पढ़ूंगी, इस प्रकार से चंपा जो है कवि से कहती है। अगला काव्यांश है चौथा। मैंने कहा कि चंपा पढ़ लेना अच्छा है, ब्याह तुम्हारा होगा, तुम गौने जाओगी, एक दिन बालम संग साथ रह चला जाएगा जब कलकत्ता, बड़ी दूर है वह कलकत्ता, कैसे उसे संदेशा दोगी, कैसे उसके पत्र पढ़ोगी, चंपा पढ़ लेना अच्छा है। एक दिन, अब यहां पर प्रसंग में आप फिर से क्या लिख सकते हैं, प्रसंग में आप लिख सकते हैं कि कवि चंपा को यहां पर पढ़ लेने अर्थात शिक्षा प्राप्त करने के लिए समझाने का प्रयास करता है। ठीक है, चंपा को पढ़ने के लिए समझाता है कि तुम पढ़ लो, एक दिन यह जो है काम आएगी, तुम्हारा यह पढ़ाई जो है काम आएगी। ठीक है, तो इसका व्याख्या क्या होगा। मैंने कहा कि चंपा पढ़ लेना अच्छा है, मैंने चंपा को समझाया कि अरे चंपा पढ़ ले, पढ़ना लिखना अच्छा होता है। जब तुम्हारा ब्याह होगा, ब्याह तुम्हारा होगा, ब्याह मतलब जब तुम्हारा विवाह होगा, तुम गौने जाओगी, गौने जाने का मतलब विवाह के बाद ससुराल जाना है ना, गौना जाना मतलब ससुराल जाना, गौना। तो जब तुम ससुराल जाओगी तो वहां यह तुम्हारी पढ़ाई लिखाई बहुत ज्यादा काम आएगी। कुछ दिन बालम संग, बालम का मतलब होता है पति, कुछ दिन बालम संग साथ रह, मतलब कुछ दिन जो बालम है तुम्हारे पति है वो साथ रहेंगे, और चला जाएगा जब कलकत्ता, मतलब वो कलकत्ता चले जाएंगे, काम के लिए चले जाएंगे, है ना। तब वो बताते हैं कि बड़ी दूर है वह कलकत्ता, कैसे उसे संदेशा दोगी, संदेशा का मतलब उसको कैसे अपना संदेश दोगी, अपना मैसेज कैसे दोगी उसको, तो उसके लिए तुम पढ़ लो। कैसे उसके पत्र पढ़ोगी, जब उनका पत्र आएगा, उनका लेटर आएगा तो तुम कैसे पढ़ पाओगी। चंपा पढ़ लेना अच्छा है, अरे चंपा तुम पढ़ लो, पढ़ना लिखना अच्छा होता है। तो यहाँ पर कवि जो है चंपा को बोल रहे हैं कि पढ़ना लिखना अच्छा होता है, पढ़ाई लिखाई कर लो, जब तुम्हारा ब्याह हो जाएगा, तुम्हारी शादी हो जाएगी, तुम अपने पति के घर चले जाओगे, और जब तुम्हारा पति जो है वो काम के लिए कलकत्ता चला जाएगा, और कलकत्ता जो है गांव से बहुत दूर है, कलकत्ता शहर जो है गांव से बहुत दूर है, तो तुम उसके लिए कैसे संदेशा भेजोगी, और जब उनका संदेशा आएगा, संदेश आएगा, मैसेज आएगा या फिर चिट्ठी आएगी, तो फिर तुम उसके चिट्ठी को कैसे पढ़ोगी। तो अरे चंपा उसके लिए तुम पढ़ाई लिखाई कर लो। अब आगे पांचवा काव्यांश है। चंपा बोली तुम कितने झूठे हो, देखा, हाय राम, तुम पढ़ लिख कर इतने झूठे हो। मैं तो ब्याह कभी ना करूंगी, और कहीं जो ब्याह हो गया तो मैं अपने बालम को संग साथ रखूंगी, कलकत्ता मैं कभी न जाने दूंगी, कलकत्ता पर बजर गिरे। यहां पर क्या लिख सकते हैं प्रसंग में, पति से पत्र व्यवहार द्वारा संपर्क साधने के लिए कवि चंपा को पढ़ने की सलाह देता है। प्रस्तुत काव्यांश में क्या सलाह देता है, पति से जो मैसेज में बातें होंगी या फिर पत्र व्यवहार से जो भी बातें होंगी उसके द्वारा संपर्क साधने के लिए कवि जो है चंपा को पढ़ने के लिए कहता है। ठीक है, ताकि उनके जो कोई भी पत्र आए, कोई भी मैसेज आए, उसको पढ़ पाए। व्याख्या क्या होगा, चंपा बोली,
चंपा कवि से कहती है कि वह झूठा है। कितने झूठे हो, देखा हाय राम, तुम पढ़ लिख कर इतने झूठे हो। वह बोलती है कि आप जो है पढ़े लिखे होकर के भी इतने झूठे हो, आप इतना झूठ क्यों बोलते हो। फिर वो बोलती है मैं तो ब्याह कभी ना करूंगी। ब्याह मतलब शादी, मैं तो कभी भी शादी करने वाले नहीं हूँ, मैं शादी नहीं करूंगी। और कहीं जो ब्याह हो गया, अगर मेरा कभी ब्याह हो भी गया, वैसे तो मैं ब्याह नहीं करना चाहती, अगर हो भी गया तो मैं अपने बालम को संग साथ रखूंगी, मैं अपने पति को अपने साथ रखूंगी। कलकत्ता मैं कभी ना जाने दूंगी, मैं अपने पति को कभी भी कलकत्ता नहीं जाने दूंगी, उसको काम के लिए बाहर जाने नहीं दूंगी, मैं अपने पति के साथ ही रहूंगी। मैं कहने का मतलब यह है कि पति को अपने साथ रखूंगी, मैं उसको कहीं भी बाहर जाने नहीं दूंगी। कलकत्ते पर बजर गिरे, वहां पर बजर, बजर का मतलब होता है वज्र, वज्र गिर जाए मतलब विपत्ति आ जाए। कलकत्ता पर वज्र गिर जाए, उस पर विपत्ति आ जाए। यहाँ पर चंपा जो है कवि से कहती है कि आप जो है पढ़े लिखे होकर के इतना झूठ क्यों बोलते हो। आप तो पढ़े लिखे हो, आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए। वैसे तो मैं ब्याह कभी नहीं करूंगी, मैं शादी नहीं करूंगी, अगर कभी शादी हो भी गई तो मैं अपने पति को अपने साथ में रखूंगी, मैं उनको कभी भी कलकत्ता नहीं जाने दूंगी। और कलकत्ता शहर पर वज्र का पहाड़ हो, वज्र गिर जाए उस पर, कलकत्ता शहर तबाह हो जाए, वो उस पर विपत्ति आ जाए, वह नष्ट हो जाए। इस प्रकार से वो अंतिम पंक्तियों में बोलती है। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि ये चैप्टर आपके समझ में आई होगी। थैंक यू।